Welcome to Indian Polity Beyond Standard Book Series by Unacademy. I hope आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने एलजीबीटी से जुड़े हुए राइट्स एंड इश्यूज के बारे में बात की थी। आज हम लोग वुमेन के रिलेटेड इश्यूज एंड राइट्स जो आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप 2025 के प्रीलिम्स में देखेंगे, वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि खाली ये बॉलीवुड की कुछ मूवीज ही वुमेन के इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप गलत है। वुमेन के इश्यूज जो हम लोग एड्रेस करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए हाईली रेलेवेंट है। अपने बारे में बता देता हूं, मेरा नाम है नवदीप ढीली वाइज, मैं नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, एक फॉर्मर रिसर्चर हूं और लास्ट 10 सालों से इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। चलिए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वुमेन के रिलेटेड कौन से राइट्स और इश्यूज इस बार एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें होगा कि क्या जो पॉश एक्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई करता है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूज में था। उसी के साथ हम लोग देखेंगे कि जो डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन है क्या उन्हें राइट टू मेंटेनेंस है। जैसे दूसरी महिलाएं मेंटेनेंस मांग सकती है अपनी हस्बैंड से, क्या मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस मांग सकती है। उसी के साथ हम ये देखेंगे कि कैसे एक महिला मिलिट्री ऑफिसर के डिस्चार्ज को इलीगल बताया सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार से कहा इन्हें कंपनसेशन दीजिए। उसी के बाद नए जो सरोगेसी रूल्स में जो चेंजेस हुई है उनके बारे में जानेंगे। ये 4 के 4 टॉपिक्स बहुत हाई यील्डिंग है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कुछ मेंस आउटलुक से क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे कि क्या इंडियन जुडिशरी में सचमुच पैट्रियार्कल प्रॉब्लम है, क्या इंडियन जुडिशरी मेल डोमिनेंट है। इसके बाद हम जानेंगे कि क्यों एडल्ट्री, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ था, उसे वापस से कानून में क्यों लाया जाए। उसके बाद हम लोग मुस्लिम वुमेन का राइट टू डिवोर्स के बारे में देखेंगे, कितने टाइप का डिवोर्स होता है वो देखेंगे। उसके बाद फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, इसे बीएनएस में क्राइम इंक्लूड किया गया है। मैरिटल रेप के ऊपर एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो इतना ज्यादा डिबेट में, न्यूज में, उसे हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी और अपने गोल अचीव करने के बीच में फीस एक बड़ा हर्डल बन के बैठी है तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आए हैं 60% ऑफ। हमारे सारी सब्सक्रिप्शंस पे आपको 60% ऑफ मिल रहा है। आप सोचिए, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से अपना सपना पूरा करने का एक चांस मिल रहा है आपको, वो भी 60% ऑफ पे। ऑफर कल खत्म हो रहा है। 15 मंथ्स का कोर्स आपको 23,499, 18 मंथ्स का कोर्स आपको 24,999 में मिले। उसी के साथ साथ अगर आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जीएस तो आपने कवर कर लिया है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सीसेट आपके लिए दिक्कत कर सकता है, तो इंडिया की टॉप मोस्ट सीसेट फैकल्टी मधुकर सर आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं 2,999 में। याद रखिएगा, ऐसा चांस दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस जल्दी से एनरोल कीजिए। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या पॉश एक्ट अप्लाई करता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, यानी जो ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज पे भी अप्लाई करता है या सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज पे अप्लाई करता है। हमने ये देखा है कि ज्यादातर जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, मैक्सिमम केसेस वर्क प्लेसेस पे होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बनाया था जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसे पॉश एक्ट कहा जाता है। रिसेंटली केरला हाई कोर्ट के पास एक केस जाता है। केस आपको पता ही है, केरला में जैसे बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के कुछ फिगर सामने आए थे। उसके बाद केरला हाई कोर्ट से पूछा गया कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी पॉश के अंडर आती हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, पॉश के अंतर्गत सारे के सारे पब्लिक ऑफिस, सारे के सारे प्राइवेट ऑफिस। इतना ही नहीं, जहां जहां फीमेल विजिट करती है
जहां जहां पर फीमेल विजिट करेगी ऑफिस के पर्पस के लिए, वो सब जगहें भी कवर्ड है अंडर पॉश। ओके, सो तो बहुत ही वेल डिफाइंड ब्रीफली लिखा हुआ एक्ट है। ना सिर्फ ऑफिस, ऑफिस के रिलेटेड जितनी स्पेसेस है वो भी इसमें इंक्लूडेड की गई है। लेकिन फिर क्वेश्चन आज पूछा गया कि क्या पॉश एक्ट अप्लाई कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये जो केस था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज में पॉश अप्लाई करेगा, क्योंकि वहां पर भी फीमेल हम देखते हैं बहुत सारी वर्कर्स होती है, उनके साथ भी तो काफी सारे खबरें आती रहती हैं जहां उनके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। तो क्या पॉश एक्ट वहां पर अप्लाई करेगा? तो इसके आंसर के लिए आपको एक्ट समझना पड़ेगा। एक्ट जैसा मैंने कहा डील करता है पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के साथ, जहां जहां पर फीमेल विजिट करेगी काम के लिए उनके साथ, इवन एट होम। लेकिन आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन क्या है। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है कुछ लोगों का जो अपने विचार को आगे रखते हैं, एक मत होते हैं अपने विचार पर और इलेक्शन लड़ते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। एक कॉमन चीज है कि वो ये सब एक विचारक मेलजोल का ग्रुप है। इसमें कोई बॉस नहीं होता, कोई वर्कर नहीं होते, और गोल इलेक्शंस है। पॉलिटिकल पार्टीज का कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन काम है इलेक्शन लड़ना। इनका कोई फिक्स्ड ऑफिस टाइम नहीं है, कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। इनका गोल, इस ग्रुप का गोल यही है कि जो इनकी आइडियोलॉजी है, कॉमन आइडियोलॉजी सब मेंबर्स की, उसके तहत इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना। यानी जो कंपनीज की डेफिनेशन है, पहले तो उसी में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो फॉलो ही नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अंडरलाइन किया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कि यहां पर कोई बॉस है, सब तो वर्कर्स है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वर्क प्लेस की डेफिनेशन पढ़ी। जो वर्क प्लेस की डेफिनेशन है पॉश एक्ट में, वो पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई करती ही नहीं। याद रखिएगा, पॉश एक्ट के अंतर्गत चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, सबको कंप्लेंट रिसीव करने के लिए एक इंटरनल डिसिप्लिन कमेटी बनती है। वो इंटरनल डिसिप्लिन कमेटी के पास कंप्लेंट जाती है और वो लोग केस को आगे बढ़ाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। दैट मीन्स देयर इज ए प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट केसेस इन द कंपनीज, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी खुद एक ग्रुप है और उसके अंडर वर्कर्स की ही एक कमेटी बनाना इट्स नॉट पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक चीज कही, क्या पॉश अप्लाई करता है पॉलिटिकल पार्टीज में या नहीं। जब ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये बनती हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। इस एक्ट के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज इस एक्ट के अंतर्गत बनती है और इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है कि वो रिकॉग्नाइज करें पॉलिटिकल पार्टीज को। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्या पॉश अप्लाई करेगा पॉलिटिकल पार्टीज पे या नहीं, इट शुड बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में सारे का सारा जो वेट है कि वेदर पॉश शुड अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज और नॉट, वो सारा वेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में डाल दिया। अभी तक जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब तक ऐसी कोई सेक्शन नहीं है जो ये बताए कि पॉश अप्लाई करता है फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो दिस वाज द होल केस एंड इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है ऑफ कोर्स एमसीक्यू बेसिस पे आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। वहां पे कंपनीज लिखा होगा, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी लिखा हो, तो आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी पे अप्लाई नहीं करता है। फिर आपको से पूछा जाएगा इंटरनल डिसिप्लिन कमेटी के बारे में, वैसे इसका एक क्वेश्चन बनता है। आई होप इसका आंसर अब आप दे पाएंगे। अगला टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली वुमेन राइट्स के लिए नहीं बल्कि आजकल खबरों में भी बहुत ज्यादा छाया हुआ है। डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन जितनी भी हैं, क्या उनको मेंटेनेंस का राइट है या नहीं है। ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। यहां पर एक चीज समझिएगा कि हिंदू
हिंदू मैरिजेस में मेंटेनेंस का प्रावधान है, मुस्लिम मैरिजेस में या मुस्लिम मैरिज एक्ट में, शरीयत एक्ट में मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं है। ये दोनों तो रिलीजन के रिलेटेड एक्ट्स हो गए, हिंदू मैरिज एक्ट, ओके, शरीयत एक्ट, ये दोनों तो रिलीजन के वाइज है। बट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये चीज जब इंश्योर की कि इंडिया एक सेकुलर है, कंट्री है, तो हमारे ऑफकोर्स कानूनों का नेचर भी सेकुलर होना चाहिए। इसीलिए जो हमारा सीआरपीसी था उसमें एक सेक्शन थी जिसको कहते हैं सेक्शन 125। इस सेक्शन 125 में लिखा हुआ था कि एवरी अर्निंग मैन शुड मेंटेन हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। जब हम एवरी अर्निंग मैन की बात कर रहे हैं तो इट शोज द सेकुलर नेचर ऑफ इंडिया। तो हिंदू मैरिज एक्ट में कोई आपसे पूछेगा मेंटेनेंस का प्रावधान है, आप बोलेंगे हाँ है। मुस्लिम में, शरीयत एक्ट में बोलेंगे नहीं। बोलो ओवरऑल इंडिया में, बोलो है सीआरपीसी 125। बहुत से आप में से पूछेंगे व्हाट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज ए स्मॉल अमाउंट पेड बाय हस्बैंड टू द वाइफ फॉर मेंटेनिंग हरसेल्फ। मतलब एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए नहीं देते, आफ्टर डिवोर्स जस्ट टू मेंटेन हरसेल्फ एक रेगुलर एक स्मॉल अमाउंट देता है हस्बैंड। यानी हिंदुइज्म में है, इंडिया के कानून में भी है, शरीयत एक्ट में नहीं है। अब क्योंकि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एक सेकुलर नेचर की है, इसमें एवरी अर्निंग मैन लिखा है, इसमें ना मुस्लिम लिखा है, ना हिंदू, ना सिख, ना क्रिश्चियन, कुछ नहीं लिखा है, एवरी अर्निंग मैन लिखा हुआ है। तो बहुत बार एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, स्पेशली शाहबानो केस ऑल्सो, क्या इसमें मुस्लिम मैन भी इंक्लूड होते हैं या नहीं। आपको याद होगा शाहबानो जब सुप्रीम कोर्ट में केस जीती थी तो बेस यही सेक्शन 125 था। तो क्या मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस मांग सकती हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी? आजकल वैसे इसको सेक्शन 144 में इंक्लूड किया गया है बीएनएस के। जो नया बीएनएस आया उसमें सेक्शन 144 में सेम बात है। लेकिन क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या मुस्लिम वुमेन राइट्स मांग सकती है? यही क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। तो उन्होंने कहा यस, द मुस्लिम वुमेन आर ऑल्सो एलिजिबल टू आस्क फॉर मेंटेनेंस लाइक इन शाहबानो केस। शाहबानो केस के बाद तो राजीव गांधी ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ले आए थे, उसको ओवरराइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। उसमें यह लिखा था कि 90 डेज तक, जिसे पीरियड ऑफ इद्दत भी कहते हैं, क्योंकि 90 डेज तक जो मुस्लिम वुमेन है वो शादी नहीं कर सकती, रीमैरी नहीं कर सकती आफ्टर डिवोर्स, तो 90 डेज तक उसे मेंटेनेंस मिलती है अंडर मुस्लिम लॉ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हम मुस्लिम लॉ से चलेंगे तो इट इज फॉर द 90 डेज, बट अंडर सीआरपीसी सेक्शन 125 ए मुस्लिम वुमेन कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस। ये चीज थी एंड इट इज इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 144 ऑफ बीएनएस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एंड ये देखिए कि कितनी हिस्टोरिक कनेक्शन है इस चीज का। इट डेट बैक्स टू शाहबानो केस। आपको सेक्शंस याद रखनी है, इद्दत पीरियड याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर हम मेल फीमेल की इक्वलिटी की बात करते हैं तो यहां पर पता चलता है कि व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज टू से अबाउट द इक्वलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल इन आर्म्ड फोर्सेस। जो अभी आप कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें हमें साफ साफ ही पता चला कि कैसे आर्म्ड फोर्सेस, जिसे अभी तक मेल डोमिनेट कहा जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा अटेम्प्ट दिया कि मेल और फीमेल को बराबर लाया जाए इवन इन द आर्म्ड फोर्स। एक केस आपको बताता हूं। लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन थी, ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में थी। आर्म फोर्सेस के एक डिवीजन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, उसमें थी। इनकी 1988 में शादी हुई एंड इन्हें सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया था। अब आप बोलेंगे किस ग्राउंड पे? अगर हम लोग परमानेंट कमीशन के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एक्ट पढ़ते हैं 1977 का, तो उसका क्लॉज 11 ये कहता है कि अगर किसी फीमेल की मैरिज हो रही है, कोई अनफिट है या कुछ और रीजंस दिए हुए हैं,
उनके अंतर्गत किसी को भी सर्विस से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, मैरिज भी उसमें एक रीजन है। लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन इस क्लॉज को, जिसपे लिखा हुआ था कि वुमेन कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिज, अनफिट, एक्स्ट्रा और भी चीजें थी, उन्होंने इसे चैलेंज किया कि मैरिज तो कोई ग्राउंड बनता ही नहीं किसी महिला को सर्विस से हटाने के लिए। तो इस चीज को जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो क्लॉज है ना, क्लॉज 11, जिसके अंतर्गत आपको हटाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि जो ये आपका क्लॉज 11 है ना, ये तो भाई साहब इक्वलिटी के अगेंस्ट है। आपके इतने सारे मेल सोल्जर्स की शादी होती है, क्या आप उन सभी को सर्विस से हटा देते हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि इन्हें 60 लाख रुपया एज कंपनसेशन दिया जाए। दिस इज हाउ लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन केस challenged the military, the terms and conditions of service in military, और कैसे इन्होंने क्लॉज 11 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ना सिर्फ कंपनसेशन जीती, बल्कि एक इक्वलिटी लाई मेल और फीमेल के आर्म फोर्सेस में। अब एक इशू जिसे मैं स्टार मार्क करूंगा, क्योंकि ये इशू भी मेरे को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगला इशू जो हम स्टडी करेंगे, इट इज अबाउट द सरोगेसी। आप इमेजिन कीजिए, एक कपल है जिनको कुछ मेडिकल कंडीशन है, एंड उस मेडिकल कंडीशन के करके दे कैन नॉट गिव बर्थ टू ए चाइल्ड। ओके, वो हस्बैंड में भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, वाइफ में भी हो सकती है। आप सोचिए, एक सिंगल मदर है। जब मैं सिंगल मदर कह रहा हूं तो आई मीन डिवोर्सी और विडो। शी ऑल्सो वॉन्ट्स ए चाइल्ड। 2023 के अगर हम सरोगेसी रूल्स देखते हैं, तो इस कपल को, जिसको एक मेडिकल कंडीशन है, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, जिसे हम इंटेंडिंग कपल बोलते हैं, या एक सिंगल मदर है जो बच्चे को जन्म देना चाह रही है, बट देयर इज नो ऑप्शन, दे ऑप्ट फॉर सरोगेसी। 2023 के अगर मैं नोटिफिकेशन पढ़ता हूं, तो सरोगेसी में डोनर गैमेट्स वर नॉट अलाउड। 2023 में अगर हम देखेंगे, जो रूल्स बनाए थे सरकार में, उसमें डोनर गैमेट्स अलाउड नहीं थे। 2024 में सरकार ने रूल्स को रिलैक्स किया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जब एक वुमेन विद ए रेयर कंडीशन केस करती है सुप्रीम कोर्ट में कि आई कैन नॉट रिलीज माई ओन एग्स, तो मैं कैसे बच्चे को जन्म दे दूं इवन थ्रू द सरोगेसी, बिकॉज 2023 रूल तो मेरे को प्रोहिबिट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप रूल्स को रिलैक्स कीजिए, डोनर गैमेट्स को अलाउड कीजिए। तो 2024 रूल्स में सरकार ने कहा कि डोनर गैमेट्स दे सकते हैं, आर अलाउड, लेकिन एक कंडीशन ये भी रखी कि आइदर एग और स्पर्म, दो में से एक चीज शुड कम फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल। दो में से एक चीज शुड कम फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल। ऐसे ही सिंगल मदर को भी कहा कि आप डोनर गैमेट्स ले सकते हैं, बट एग शुड बी ऑफ द वुमेन। तो ऐसे सरकार ने सरोगेसी के रूल्स रिसेंटली चेंज किए हुए हैं। जो हमने ये देखा कि कुछ वुमेन सरोगेसी को बिजनेस भी बना के बैठेगी। नए एक्ट में ये भी कहा गया कि यू कैन नॉट टेक द मनी फॉर सरोगेसी, बस आपका जो हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा है वही आप ले सकते हैं, बाकी यू कैन नॉट टेक मनी फॉर बीइंग ए सरोगेट मदर। उस पर भी नई नोटिफिकेशन में जो है वी सॉ कि प्रतिबंध लगा हुआ है। तो दिस वाज अबाउट द सरोगेसी, जो कंडीशन है कि डोनर गैमेट्स आर अलाउड, सिंगल मदर्स के लिए अलाउ किया गया, बट मैंने जैसा आपसे कहा इंटेंडिंग कपल्स में आइदर एग और स्पर्म दैट शुड कम फ्रॉम द कपल्स। उसके बाद मैंने ये भी आपसे कहा कि जो कमर्शियल सरोगेसी चल रहा था, उससे ये कहा गया कि इट इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट टेक मनी फॉर दैट। दिस इज द शिफ्ट फ्रॉम 2023, जहां पर गैमेट्स अलाउड नहीं थे डोनर गैमेट्स, 2024 डोनर गैमेट्स आर अलाउड। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण इशू की ओर। जिस महत्वपूर्ण इशू की ओर हम जा रहे हैं, इट इज पैट्रियार्की प्रॉब्लम इन इंडियन जुडिशरी। बहुत बड़ा इशू है।
एक ऐसा इशू जिसे हम लोग देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं। चलो एक चीज बताइए कि 33 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या लगता है कितनी जजेस जो हैं वो फीमेल होगी? चलिए मैं आपको बता दूं कि खाली 3 फीमेल जजेस हैं इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जस्टिस हेमा कोहली है, बेला त्रिवेदी है, बीवी नागरत्ना है। बीवी नागरत्ना जो है ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हो सकती है। आप ये सोचिए कि आजादी से लेकर आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस इंडिया की नहीं हुई है। ये पहली हो सकती है, लेकिन इनका टेन्यूर बहुत छोटा है। आप सोचिए वो इंडिया जहां पे पॉपुलेशन मेल टू फीमेल तकरीबन 50-50 है, वहां पर फीमेल्स की जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन देखिए आप। टॉप कोर्ट में खाली 3, इतने साल हो गए, पहली चीफ जस्टिस अभी तक नहीं बनी। और अभी तक अगर मैं सही बोलूं कि 8 और फीमेल जस्टिसेस रही हैं इंडिया में। आप सोचिए आजादी के कितने साल हो गए, टोटल 11 ही महिलाएं यहां तक पहुंची है। एक और चीज बता दूं, टोटल 268 जजेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मैंने कहा खाली 11 जो है वो वुमेन है। हाई कोर्ट का हाल भी कोई अच्छा नहीं है, टोटल 107 जजेस टोटल हाई कोर्ट्स में जो है, यानी तकरीबन 13% हाई कोर्ट की जजेस फीमेल है। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे हमारे लास्ट चंद्रचूड़ साहब, उनसे भी पूछा गया। एक बीबीसी में वो इंटरव्यू दे रहे थे, सेम चीज उनसे भी पूछी गई। और उन्होंने भी ये कहा कि हम लोअर जुडिशरी में वुमेन की पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आपके इस बारे में क्या कहना है मेरे को जरूर बताना कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट इशू छोटा है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई हाउस पैनल वांट्स टू मेक अडल्ट्री अ क्राइम अगेन। अडल्ट्री, याद रखिएगा हमारे इंडियन कानूनों में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो प्रभावित थे इंग्लैंड के कानून से। उसमें एक कानून अडल्ट्री भी था। हमने आजकल स्पेशली जब कुछ हस्बैंड्स ने एक्सप्लॉइटेशन के करके, हरासमेंट के करके सुसाइड किया, तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ चीजें पढ़ी कि इंडिया में काफी सारे ऐसे लॉज हैं जो हस्बैंड के अगेंस्ट है, वुमेन पे या फीमेल पे या वाइफ पे एप्लीकेबल नहीं है। उसमें से एक अडल्ट्री था। आज भी इंडियन कानूनों में काफी ऐसे कानून हैं जो कॉलोनियल एरा से आते हैं, जो विक्टोरियन एरा से आते हैं, जो हमने इंग्लैंड से, जो इंग्लैंड में उस टाइम पे चल रहे थे, सीधे सीधे हमने कॉपी किए हुए। बहुत सारे ऐसे कानून, उसमें से एक कानून अडल्ट्री भी है। आईपीसी की सेक्शन 497 में था। अडल्ट्री क्या है? अगर एक हस्बैंड वाइफ है, अगर प्लेन डेफिनेशन में बोलूं, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड या वाइफ का दोनों में से किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, किसी के साथ फिजिकल होना, इट वुड बी टर्म्ड एज अडल्ट्री। किसी और के साथ, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि 497 एप्लीकेबल खाली हस्बैंड को था। अगर हस्बैंड कहीं और ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पकड़े जाते हैं तो ही वॉज द वन टू बी पनिश्ड। इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू वाइफ्स। सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था बेस्ड ऑन आर्टिकल 14, 15 एंड 21। उसकी वायलेशन के अंतर्गत इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया हुआ था। आपको एक चीज याद रखनी है कि जब इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया तो उस बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जो हमारे लास्ट चीफ जस्टिस थे। और याद रखिए कि इससे पहले जब अपहेल्ड किया गया था, पहले भी ऐसे ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था कि ये तो भाई साहब इक्वलिटी के खिलाफ है, तब इसे अपहेल्ड किया था इन्हीं चंद्रचूड़ साहब के फादर ने। तब उन्होंने, वाईवी चंद्रचूड़ साहब ने इसे अपहेल्ड किया था और बेटे ने कहा नहीं, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, 15 एंड 21। अब जुडिशरी का एवोल्यूशन देखिए, बेटा फादर की ही जजमेंट को निगेट कर रहा है, कि अपोज जा रहा है। रिसेंटली पार्लियामेंट्री ऑन होम अफेयर्स ने कहा कि बीएनएस में
इसको वापस से, एडल्ट्री को वापस से एक क्राइम बनाया जाए। लेकिन आपको ये बता दूं कि अभी बीएनएस में अडल्ट्री इज नॉट ए क्राइम, इट इज नॉट ए क्राइम। लेकिन केस आपके लिए एग्जाम में बहुत जरूरी है, सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और होम अफेयर्स ने कहा इसे वापस लाया जाए, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं आप वापस से, मैंने कहा ना, मुस्लिम वुमेन के लिए पर्टिकुलरली जो इश्यूज है वो आप लोग याद रखेंगे, बिकॉज दे वुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अगला इशू है राइट टू डिवोर्स मुस्लिम वुमेन का। क्या मुस्लिम वुमेन खुद इनिशिएट करके अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती है? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? हमने ट्रिपल तलाक देखा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। बट क्या कोई और भी प्रावधान है, लड़कियों के साइड से भी डिवोर्स इनिशिएट हो सकता है इस्लाम में? आपको यह जानना है कि इस्लाम में पर्टिकुलरली 2 टाइप के डिवोर्स होते हैं। एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूं, एक मुबारात है, इट इज अ म्यूचुअल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों म्यूचुअली डिवोर्स लेते हैं। सेकंड वन इज खुला। खुला इज ए वाइफ इनिशिएटेड तलाक, यानी वाइफ हस्बैंड को डिवोर्स देती है। ये चीज याद रखिएगा कि यहां पर खुला में वाइफ इनिशिएट कर रही है तलाक को। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह केस गया कि वेदर दिस खुला, जो ये डिवोर्स मुस्लिम वुमेन खुला के हिसाब से दे रही है, इज इट लीगल और इलीगल? क्योंकि हमने ये देखा है कि मुस्लिम मैरिजेस में जो डिवोर्स होता है, इट इज एज पर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। केस गया अबाउट खुला। ये केस पहले भी केरला हाई कोर्ट में था, देन इट हैड गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द खुला इज एज पर द इस्लामिक लॉज। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है हमारा 1937 वाला, उसके अंतर्गत है। खुला कोई बाहर से नहीं आया है, इट इज अ पार्ट ऑफ हदीस। जो इस्लामिक लॉज है वहां पर प्रोविजन है खुला देने का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली अपहेल्ड द डिवोर्स एज पर खुला। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिस इज ए टाइप ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स। तो किसी ने कहा कि आप ये भी सोच सकते क्या सर, अगर फीमेल कह दे कि मैं खुला के हिसाब से डिवोर्स ले रही हूं, डायरेक्ट डिवोर्स मिल जाता है? नहीं, हस्बैंड की भी कंसेंट चाहिए होती है। तो आप बोलेंगे कि सर अगर हस्बैंड कंसेंट ना दे, फिर इसके अंतर्गत केस करना है उनको कोर्ट में आके। लेकिन अगर हस्बैंड बोल दे हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर ले, तो खुला बीइंग एन एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स, वहीं पर मैरिज खत्म। अगर हस्बैंड मना कर दे, बोले कि मैं एक्सेप्टेंस नहीं देता, देन कोर्ट आना पड़ेगा दोनों को। बट एक चीज याद रखना कि खुला को अपहेल्ड किया है कि अगर फीमेल इनिशिएट करे कि तलाक, हस्बैंड एक्सेप्ट करे, तो मैरिज इज गॉन। लेकिन अगर हस्बैंड मना कर दे, देन दे हैव टू कम टू कोर्ट। वही प्रॉपर प्रोसीजर है, फिर जुडिशियल प्रोसीजर। ओके, सो इसको आपको, आई होप मुबारक आपको समझ आ गया होगा, खुला आपको समझ आ गया होगा, वाइफ इनिशिएट तलाक है, हस्बैंड की एक्सेप्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स है, ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर। ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब बीएनएस में, जो नया बीएनएस आया, इसमें एक और सेक्शन ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेक्शन 69। सेक्शन 69 डील्स विद फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, किसी से शादी का झूठा वादा करना, बदले में हरास करना, एक्सप्लॉइट करना, सेक्सुअल फेवर्स लेना, तो दैट वुड बी टर्म्ड एज ए फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, और बीएनएस के अंतर्गत एक क्राइम है। यह भी एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, कि हमने काफी केसेस देखे जहां पर इवन वुमेन को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया जाता है इन द नेम ऑफ मैरिज, सेक्सुअली हम लोगों ने देखा। बट फॉर द फर्स्ट टाइम, याद रखना, पहले आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, इसको भी क्राइम बनाया गया। ओके, लेकिन याद रखिएगा, इट इज फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। एक अलग वर्ड भी होता है, हम लोग सुनते हैं
जिसे हम लोग कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में कोई एक्सप्लॉइटेशन ही की होती है, इट वाज जस्ट ए वादा कि हम आपका साथ निभाएंगे। देन कोई वजह होती है और लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी शादी नहीं कर पाते, बट देयर इज नो एक्सप्लॉइटेशन इन्वॉल्व, तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। ये इसके अंतर्गत कवर नहीं है। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी में एक्सप्लॉइटेशन, हरासमेंट, सेक्सुअल, फिजिकल एंड इवन फाइनेंशियल, वो सब इन्वॉल्व होता है। ये डिफरेंस एक था जो आपको मैंने समझाना था। क्लियर? और अब हम लोग करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैरिटल रेप इन इंडिया का स्टेटस। जैसे मैंने कहा था, एक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो ये वाला टॉपिक है कि सर बीएनएस आ गया। पहले जो आईपीसी था, सीआरपीसी था, उसमें तो रेप की डेफिनेशन में मैरिटल रेप नहीं आता है। क्या अब बीएनएस के अंतर्गत मैरिटल रेप आता है या नहीं आता? तो बीएनएस का जो सेक्शन 63 है वो डील करता है रेप के साथ, रेप क्राइम के साथ। याद रखिए कि इससे पहले आईपीसी था, उसमें 375 था। याद रखना, आईपीसी के 375 और बीएनएस के 63 दोनों में मैरिटल रेप को रेप नहीं कहा गया है। दैट मीन्स एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ की कंसेंट के बिना उसके साथ फिजिकल हो रहा है तो उसे आज भी रेप नहीं कहा जाता इंडियन के कानूनों में। कई बार क्वेश्चन उठता है कि क्या मैरिज का मतलब ही ऑटोमेटिक कंसेंट है? इवन अगर आपको याद होगा, जीएस वर्मा कमेटी बनी थी दिल्ली रेप केस के बाद, उसने भी कहा था कि जो ये आपने कवर करके रखा हुआ है मैरिटल रेप को, कि आप इसको क्राइम नहीं मानते क्योंकि मैरिज हो चुकी है और मैरिज के इंस्टीट्यूशन को आप बहुत इंडिया में पायस समझते हैं, तो उसको हटाओ, एक्सेप्शन को खत्म करो। याद रखिए, इस कमेटी के बाद भी मैरिटल रेप को नहीं हटाया गया। नया बीएनएस आ गया, 2025 आ गया, लेकिन मैरिटल रेप अभी भी इंडिया में क्राइम नहीं है। दिस इज द करंट स्टेटस इवन आफ्टर द बीएनएस। याद रखना, बाकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज अगर मैं बताऊं आपको, देयर इज इंग्लैंड, यूके, देयर इज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब में मैरिटल रेप को रेप की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन इंडिया में अभी भी ये इंक्लूडेड नहीं है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैव ए वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस। मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और यहीं से डाउनलोड भी कर लीजिएगा फाइल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।